हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। बदल जाओ वक्त के साथ। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इसी बात के साथ मैं आज आपको उद्देशिका के संबंध में बता रही थी कि उद्देशिका में मैंने आपको समन बता दिया, वारंट बता दिया, उद्घोषणा और कुड़की बता दिया। अब उद्घोषणा और कुड़की बता दिया है, तो अब आदेशिका संबंधी अन्य नियम हमको बताना है, जो कि 87 से लेके 90 तक है। क्या कह रहा है? उद्देशिका संबंधी अन्य नियम कहाँ तक है? तो 87 से लेके 90 तक है। PCS जे 2012 में ये क्वेश्चन आया था कि कब सम्मन के स्थान पे वारंट जारी किया जा सकता है। क्या सम्मन के स्थान पे वारंट जारी किया जा सकता है? और फिर पूछा गया था कि हाजिर होने के लिए बंद पत्र देने की शक्ति न्यायालय की क्या है, और हाजिर या बंद पत्र भंग होने पर गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान बताइए। तो आइए हम देखते हैं कि आदेशिका संबंधी अन्य नियम क्या है। तो जब हम 87 से लेकर 90 तक इसके बारे में देखते हैं, सबसे पहले तो यह है कि सम्मन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। जब हम सम्मन और वारंट बता रहे थे तो मैंने वहां पे बताया था आपको, अगर आपको याद नहीं हो तो मेरी पिछली वीडियो जाके देख लीजिए, कि मैंने बताया था कि कुछ कंडीशन में सम्मन के स्थान पे वारंट जारी किया जा सकता है और वारंट के स्थान पे सम्मन जारी किया जा सकता है। तो उसमें मैंने आपको 87 बताया था, लेकिन एक बार फिर मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि सम्मन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किए जाना। न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में जिसमें कि व्यक्ति की हाजिरी के लिए सम्मन जारी करने के लिए इस संहिता द्वारा सशक्त किया गया है, अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। क्या कह रहा है? न्यायालय किसी भी मामले में जिसमें कि किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए सम्मन करने के लिए इस संहिता द्वारा उसे सशक्त किया गया है, कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात क्या करेगा? गिरफ्तारी का वारंट जारी कर देगा। फिर उसमें कहता है कि यदि या ऐसा सम्मन जारी करने के पूर्व या पश्चात किंतु गिरफ्तारी के लिए नियत समय के पूर्व न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण दिखाई देता है कि वह फरार हो गया है या सम्मन का पालन नहीं करेगा। क्या कह रहा है? कि यदि या जहां पे सम्मन जारी करने के पूर्व या पश्चात हाजिर होने के लिए नियत समय पर के पूर्व जो न्यायालय है उसे विश्वास करने का कारण दिखाई पड़ता है कि वह फरार हो गया है और सम्मन का पालन नहीं करेगा। फिर क्या कहता है कि यदि वह उस समय पर हाजिर होने में असफल रहता है या यह साबित कर दिया जाता है कि उस पर सम्मन की तामील सम्यक रूप से ऐसे समय में कर दी गई थी और उसने तदनुसार हाजिर होने के लिए अवसर था और ऐसी असफलता के लिए कोई उचित प्रतिहेतु नहीं दिया गया। क्या कह रहा है कि सम्मन के स्थान पे या उसके अतिरिक्त वारंट कब जारी किया जा सकता है? न्यायालय को किसी मामले में जिसमें कि सम्मन जारी करने के लिए वह प्राधिकृत है या सशक्त है, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है, जबकि न्यायालय को विश्वास हो जाए कि वह व्यक्ति या तो फरार हो गया है या सम्मन का पालन नहीं करेगा। ऐसा तब जबकि सम्मन की तामील सम्यक रूप से हुई हो और उसकी हाजिर न होने पाने का कोई युक्त कारण न हो। क्या कह रहा है? कि अगर क्या है कि कोई भी यहाँ पे देख लेंगे, क्या कह रहा है? आदेशिका संबंधी अन्य उपबंध के बारे में है कि सम्मन के स्थान पर और सम्मन के अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। सम्मन के स्थान पे क्या कह रहा है? न्यायालय में यह साबित कर दिया जाता है कि ऐसे व्यक्ति सम्मन का पालन नहीं करेगा।
क्या कह रहा है, सम्मन के स्थान पे तब जारी होगा जबकि न्यायालय में यह साबित कर दिया जाता है कि ऐसा व्यक्ति क्या है कि सम्मन का पालन नहीं करेगा। यह सम्मन के अतिरिक्त कब होता है, तो कहता है कि विहित समय के पूर्व या विहित समय के पश्चात। सम्मन के स्थान पे तब होता है जबकि न्यायालय में यह साबित कर दिया जाता है कि ऐसा व्यक्ति सम्मन का पालन नहीं करेगा या ऐसा व्यक्ति फरार हो गया है। ऐसा व्यक्ति फरार हो गया या सम्मन का पालन नहीं करेगा तो सम्मन के स्थान पे वारंट जारी होगा। लेकिन सम्मन के अतिरिक्त कब होगा, जबकि इसकी जो 87 की खा है वह बताती है कि जब विहित समय के पूर्व या विहित समय के पश्चात जब किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी करने की शक्ति है, वहां पे 87 के तहत सम्मन के स्थान पर या सम्मन के अतिरिक्त वारंट जारी किया जा सकता है। जबकि निम्नलिखित 2 परिस्थितियां होती हैं। एक क्या है कि सम्मन भेजने के पहले या सम्मन भेजने के बाद किंतु उपस्थित होने के तारीख के पहले। क्या कह रहा है कि या तो सम्मन भेज दिया गया है या सम्मन भेजने के पहले ही या सम्मन भेजने के बाद उपस्थित होने की तारीख के पहले यदि न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि ऐसा कारण है कि वह व्यक्ति या तो फरार हो गया है या सम्मन का पालन नहीं करेगा। क्या कह रहा है कि अगर सम्मन भेजे जाने के पहले या सम्मन भेज दिया गया हो उसके बाद न्यायालय को ऐसे व्यक्ति की हाजिर होने की तारीख के पहले यदि उसे विश्वास करने का कारण होता है कि वह व्यक्ति या तो फरार हो गया है या फिर सम्मन का पालन नहीं करेगा। फिर दूसरा कहता है कि सम्मन की तामीली के पश्चात क्या होता है, यदि सम्मन ऐसे दिन या समय पर तामील हुआ है कि वह नियत तारीख को उपस्थित हो सकता था लेकिन उसने बिना किसी प्रतिहित को उपस्थित होने में असफल रहता है। क्या है कि अगर सम्मन की तामील हो गई है और नियत तारीख पर वह उपस्थित हो सकता था परंतु वह बिना किसी युक्त कारण के उपस्थित होने में असफल रहता है। उल्लेखनीय है कि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह वारंट जारी करने के आदेश में उन कारणों को भी लिखे जिसके आधार पर वह वारंट जारी कर रहा है। क्या कह रहा है कि अगर जो न्यायालय है वह सम्मन के स्थान पर वारंट जारी करता है तो वह उन कारणों को भी बताएगा जिसके आधार पर वह सम्मन के स्थान पर वारंट जारी कर रहा है। यद्यपि रामस्वरूप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1955 इलाहाबाद के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और असम राज्य बनाम साहिब उल्ला खां AIR 1924 कलकत्ता के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह अभिमत व्यक्त किया था कि यह उपबंध आज्ञापक नहीं है। क्या कह रहा है कि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वारंट जारी करने के आदेश में उन कारणों को भी लेखबद्ध करे कि जिसके आधार पर वह वारंट जारी कर रहा है। लेकिन रामस्वरूप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1955 में इलाहाबाद हाई कोर्ट और असम राज्य बनाम साहिब उल्ला खान AIR 1924 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह मत व्यक्त किया ये जो प्रावधान है यह आज्ञापक नहीं है। किंतु जो इंदिरा देवी बनाम शरणागत सिंह AIR 1955 पंजाब के मामले में पंजाब हाई कोर्ट ने और करूड़थन अम्बालयन बनाम मद्रास राज्य AIR 1916 में मद्रास हाई कोर्ट ने बिना कारण लिखे वारंट जारी करने के आदेश को अवैध माना। क्या कह रहा था, रामस्वरूप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में और असम राज्य बनाम साहिब उल्ला खान के मामले में कहा गया यह जो प्रावधान है वह आज्ञापक नहीं है, जबकि इंदिरा देवी बनाम शरणागत और करूड़थन अम्बालयन मद्रास राज्य के मामले में कहा गया कि अगर बिना कारण के ही जो है वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है तो वह क्या आदेश होगा, वह अवैध होगा, वैध नहीं होगा। दांडिक विधि शास्त्र में यह प्रचलित नियम है कि विवेकी शक्तियों का प्रयोग यदि अभियुक्त के विरुद्ध किया जाता है। क्या कह रहा है, दांडिक विधि शास्त्र में यह जो है प्रचलित नियम है कि अगर विवेकी शक्तियों का प्रयोग अभियुक्त के विरुद्ध किया जाता है तो कारण अवश्य लिखा जाना चाहिए, कारण अवश्य बताया जाना चाहिए। इस तरह मैंने आपको 87 बता दिया। अब 88 क्या कहती है। 88 कहती है कि हाजिर होने के लिए बंद पत्र लेने की शक्ति। जब कोई व्यक्ति जिसकी हाजिरी या गिरफ्तारी के लिए
किसी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी सम्मन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त है। क्या कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति जिसकी हाजिरी या गिरफ्तारी के लिए किसी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी सम्मन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त है, ऐसे न्यायालय में उपस्थित है और तब वह अधिकारी उस व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उस न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में जिसको मामला विचारण के लिए अंतरित किया गया है, हाजिरी के लिए बंधपत्र प्रतिबों सहित या रहित निष्पादित करे। क्या कह रहा है कि वह न्यायालय जिसमें ऐसे व्यक्ति को जिसके लिए सम्मन या वारंट जारी करने के लिए किया गया है सशक्त है और उसकी हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र की मांग करेगा और 89 के अंतर्गत बंधपत्र न देने पर ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो सकती है। कह रहा है कि सम्मन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त न्यायालय में ऐसा व्यक्ति उपस्थित है तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को सम्मन या वारंट भेजने की बजाय आदेश दे सकता है कि वह उस न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में जहां विचारण के लिए उसका मामला अंतरित किया गया है, हाजिर होने के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र का निष्पादित कर दे। क्या कह रहा है कि जब कोई न्यायालय जिसकी हाजिरी या गिरफ्तारी के लिए न्यायालय का कोई पीठासीन अधिकारी सम्मन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त है। क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति जिसकी हाजिरी के लिए कोई न्यायालय का पीठासीन अधिकारी सम्मन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त है, ऐसे न्यायालय में उपस्थित है तो वह अधिकारी उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में जिसे विचारण के लिए मामला अंतरित किया गया है, अपनी हाजिरी के लिए बंधपत्र प्रतिभुओं सहित या रहित निष्पादित कर दे। ठीक है, तो एक मामला आया था मधु लिमे का मामला, तो उसमें क्या कहा गया था, सॉरी अभी मैं आगे बताती हूँ। तो क्या कह रहा है कि क्या करेगा कि कोई भी व्यक्ति जिसकी हाजिरी या गिरफ्तारी के लिए कोई न्यायालय का पीठासीन अधिकारी सम्मन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त है, ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति है तो ऐसे व्यक्ति को अधिकारी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उस न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में जिसमें की विचारण करने के लिए अंतरित किया गया था, हाजिर होने के लिए बंधपत्र प्रतिभुओं सहित या रहित निष्पादित कर दे। फिर जो है हम देखेंगे 89, इसमें क्या कहता है, 89 में कहता है कि हाजिरी या बंधपत्र भंग होने पर गिरफ्तारी। अगर हाजिर या क्या होने या बंधपत्र भंग करने पर गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान करता है। जब कोई व्यक्ति जो संहिता के अधीन किए गए किसी बंधपत्र द्वारा न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए आबद्ध है, हाजिर नहीं होता। क्या है कि अगर कोई व्यक्ति संहिता के अधीन को जो प्रावधान किया गया है, बंधपत्र लिया गया है, उसके द्वारा हाजिर होने के लिए आबद्ध है, लेकिन वह हाजिर नहीं होता, तो न्यायालय का पीठासीन अधिकारी यह निर्देश देते हुए वारंट जारी कर सकेगा कि वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए और उसके समक्ष पेश किया जाए। क्या कह रहा है कि अगर हाजिर या बंधपत्र भंग करने पर गिरफ्तारी, तो कह रहा है कोई व्यक्ति इस संहिता के अधीन बंधपत्र लिया गया है और न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए आबद्ध है, लेकिन वह हाजिर नहीं होता, तो न्यायालय क्या करेगा, पीठासीन जो उसका अधिकारी होगा निर्देश दे देगा कि वह वारंट जारी कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उसके समक्ष पेश किया जाए। ठीक है, कह रहा है कि जिस व्यक्ति को 88 के तहत बंधपत्र निष्पादित किया गया है, यदि वह उसकी शर्तों का पालन नहीं करता, अर्थात नियत समय पर हाजिर नहीं होता, तो न्यायालय उसके विरुद्ध निर्देश देते हुए वारंट जारी कर सकता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उसके समक्ष पेश किया जाए। इस धारा के तहत जारी किया जाने वाला जो वारंट है वह गैर जमानती वारंट की संज्ञा दी गई है। और जो वारंट जारी किया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, गैर जमानती वारंट कहा जाएगा। ठीक है, कि कह रहा है कि धारा 89 में बंधपत्र को भंग करने पर गिरफ्तारी, तो कह रहा है जिस व्यक्ति ने धारा 88 के तहत बंधपत्र निष्पादित किया गया है और वह व्यक्ति बंधपत्र की शर्तों का पालन नहीं करता, अर्थात वह व्यक्ति नियत समय पर हाजिर नहीं होता,
तो क्या होगा कि न्यायालय उसके विरुद्ध निर्देश देते हुए वारंट जारी कर देगा। अब वह व्यक्ति पद की शर्तों का पालन नहीं करता, अर्थात नियत तिथि पर हाजिर नहीं होता, तो न्यायालय क्या करेगा, उसके विरुद्ध निर्देश देते हुए वारंट जारी करेगा कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उसके समक्ष पेश किया जाए। इस धारा के तहत जो वारंट दिया जाएगा उस वारंट को गैर जमानती वारंट की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। तो एक केस आया था मधुली में बनाम देवमूर्ति। 1971 CRLJ का केस था कि मामले में यह कहा गया कि जो व्यक्ति पहले से गिरफ्तार है और अभिरक्षा में किसी मामले में है तो यह धारा लागू नहीं होगी। क्या मधुली में बनाम देवमूर्ति के मामले में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति पहले से गिरफ्तार है और अभिरक्षा में है तो ऐसे मामलों में यह धारा लागू नहीं होगी। अध्याय 8 के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाइयों में भी यह धारा लागू नहीं होगी। क्या कह रहा है कि अगर जो है कोई व्यक्ति पहले से गिरफ्तार है, अभिरक्षा में है, तो यह धारा लागू नहीं होगी और अध्याय 8 के अंतर्गत जो कार्यवाहियां हैं उसके अंतर्गत भी यह धारा लागू नहीं होगी। फिर कह रहा है कि जो 486 के अंतर्गत ऐसा बंधन पत्र का समापहरण भी किया जा सकता है। क्या कह रहा है कि 446 CRPC के तहत 446 के अंतर्गत ऐसे बंधन पत्र का समापहरण भी किया जा सकता है। बंधन पत्र अभियुक्त तथा साक्षी दोनों से लिया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि जो 88 के अधीन जो बंधन पत्र है उसको जो है समापहरण भी किया जा सकता है और ऐसा बंध पत्र चाहे अभियुक्त हो या साक्षी हो सभी से लिया जा सकता है, दोनों से लिया जा सकता है, अभियुक्त से भी और साक्षी से भी। ठीक है। फिर जो है 90 में क्या कह रहा है कि 90 में कह रहा है कि इस अध्याय के उपबंध साधारणतः सम्मन और वारंट सम्मन और गिरफ्तारी के वारंट दोनों को लागू होंगे। क्या कह रहा है, इस अध्याय के जो उपबंध है ये साधारणतः सम्मन और वारंट गिरफ्तारी के वारंट है उस पे लागू होना। सम्मन और वारंट तथा उसे जारी करने वाले और उसकी तामीली या उसका निष्पादन संबंधी जो उपबंध इस अध्याय में है वह इस संहिता के अधीन जारी किए गए प्रत्येक सम्मन या वारंट गिरफ्तारी के वारंट पर लागू होगा। क्या कह रहा है कि जो भी इस वारंट या सम्मन या उसकी तामीली या निष्पादन संबंधी ये जो उपबंध है यह संहिता में के अधीन किए गए प्रत्येक सम्मन और गिरफ्तारी के वारंट पर यथाशक्ति लागू होंगे। अर्थात जो प्रावधान इस अध्याय 6 में किया गया है वो सम्मन और वारंट के जारी करने, तामील करने, निष्पादित करने के संबंध में वह प्रत्येक सम्मन और वारंट के पर यथाशक्ति लागू होगा। इस तरह मैंने आपको बताया कि क्या क्या सम्मन के स्थान पे वारंट कब जारी होता है। तो मैंने बताया कि आपको क्या होता है कि सम्मन के स्थान पे वारंट तब जारी होता है जब न्यायालय किसी ऐसे मामले में जिसमें कि अभियुक्त को हाजिर होने के लिए सम्मन जारी करने के लिए सशक्त है और वह कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात सम्मन के स्थान पे वारंट जारी कर सकता है। यदि सम्मन के जारी करने के पूर्व या पश्चात हाजिर होने के लिए नियत समय के पूर्व उसे यह विश्वास करने का कारण है या उसे यह विश्वास करने का कारण दिखाई पड़ता है कि ऐसा व्यक्ति फरार हो गया और सम्मन का पालन नहीं करेगा, या फिर यदि वह ऐसे समय पर समय पर हाजिर होने में असफल रहता है और यह साबित कर दिया जाता है कि सम्मन का समयक रूप से पालन कर दिया गया था और ऐसा व्यक्ति उस अवसर पर उपस्थित होने में असफल रहता है, वो भी बिना प्रतिहित के बिना, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करेगा, सम्मन के स्थान पे वारंट जारी कर देगा। क्या है कि यदि सम्मन जिस दिन या समय पर तामील होना था और नियत समय पर वह उपस्थित होना था लेकिन वह बिना प्रतिहित को हाजिर होने के लिए असफल रहता है। फिर एक 2 केस आई थी, रामस्वरूप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, असम राज्य बनाम साहिब उल्ला खां। इसमें यह बताया गया था ये जो प्रावधान है यह आज्ञापक नहीं है, लेकिन इंदिरा देवी बनाम शरणागत सिंह, अरुथन अम्बालयन बनाम मद्रास राज्य के मामले में कहा गया कि बिना कारण बताए अगर वारंट जारी किया जाता है तो यह आदेश अवैध होगा।
और कह रहा है जो दांडिक विधि शास्त्र है इसमें ये प्रचलित नियम है कि विवेक की शक्तियों का प्रयोग यदि अभियुक्त के विरुद्ध किया जाता है तो कारण अवश्य ही बताया जाना चाहिए। फिर आइए देखिए 88 क्या कहती है। 88 के अंतर्गत प्रावधान है कि हाजिर होने के लिए बंधपत्र लेने की शक्ति। क्या है कि हाजिर होने के लिए बंधपत्र कब लिया जाता है, उसकी शक्ति के बारे में बताती है कि जब कोई व्यक्ति जिसकी हाजिरी गिरफ्तारी के लिए उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा सम्मन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त है और ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित है तो क्या करेगा, उसे अपेक्षा कर सकेगा कि वह जो है उस न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में जिसे विचारण के लिए मामला अंतरित किया गया था ऐसी हाजिरी के लिए बंधपत्र प्रतिभों सहित या रहित निष्पादित कर दे। लेकिन एक केस आया था मधुली में बनाम देवमूर्ति 1971-80 के मामले में कहा कि यदि व्यक्ति पहले से गिरफ्तार है और अभिरक्षा में है तो यह धारा लागू नहीं होगी। अध्याय 8 के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाइयों पर भी यह धारा लागू नहीं होगी। ठीक है। फिर जो है कहता है कि 486 के अंतर्गत ऐसे बंधपत्र का समापरण भी किया जा सकता है और बंधपत्र अभियुक्त और साक्षी दोनों द्वारा लिया जाएगा। फिर 89 कहती है कि यदि बंधपत्र की शर्तों का उल्लंघन करता है तो गिरफ्तारी। तो कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति संहिता के अंतर्गत जो बंधपत्र लिया गया है हाजिर होने के लिए आबद्ध है लेकिन हाजिर नहीं होता तो न्यायालय का पीठासीन अधिकारी निर्देश जारी करते हुए वारंट जारी करेगा कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उसके सम्मुख लाए जाए। फिर 90 कहती है कि इस अध्याय के जो उपबंध साधारणतः जो सम्मन और गिरफ्तारी के वारंट पर को लागू होना। तो कह रहा है कि सम्मन और वारंट के संबंध में जारी किए जाने के संबंध में उसकी तामीली के संबंध में उसके निष्पादन के संबंधी जो भी उपबंध इस अध्याय में किए गए हैं वह संहिता के अधीन कोई भी मतलब प्रत्येक सम्मन या वारंट में यथाशक्ति लागू होंगे। इस तरह मैंने आपको डिटेल में एक एक खंड बता दिया, बहुत अच्छे से बता दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।